मौत से डर उसी वक्त निकल गया था, तो सर पे कफन बन के बाहर निकले घर से हम अच्छा काम करने के लिए। अपने कौम के लोगों के समाजी हालत को सुधारने की ज़रूरत है, सियासी हालत को भी सुधारने की ज़रूरत है। कोई इंसान के साथ कोई नाइंसाफ़ी अगर हो गया तो मेरा ज़मीर मुझे आवाज़ करता है कि तुम उठो और जाओ, आवाज़ इंसाफ के लिए उठाओ, क्योंकि ये भी इस्लामी तालीम है कि मुझे जब समझ आ गया था ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने अपने बारे में गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ। क्या अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी ज़बान से जो भी निकले वो खैर के लिए निकले, मुफीद के लिए निकले, और कुछ लग़ज़िशें अगर हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करें, आप भी माफ़ करें। मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं केरला के पैदाश, मेरे माँ बाप ब्राह्मण घराना के, तो ब्राह्मण घर में पैदा हुई और वहाँ के घर के तौर तरीक़े, हालात सब मैं अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जो अछूत का माहौल रहता था वो सब हमारे घर में हुआ करता था कि नॉन ब्राह्मण्स आर नॉट अलाउड इन द विलेज था। ऐसे जगह पे मैं पैदा हुई और वहाँ पर मेरा बचपन गुजरा। लेकिन बचपन से जब मेरे ज़हन में एक सवाल आता था, क्योंकि स्कूल में साइंस टीचर ये बताए थे अगर किसी को अगर ज़ख्म हुआ, हाथ कटा या पैर कटा, तो बहता खून का कलर रंग जो है लाल होता है। तो वो मुझे असर कर गया। मैं घर आके सवाल करने लगी कि जिसको हम छूना नहीं है उनका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, फिर उन्हें क्यों नहीं छूना। सवाल का जवाब तो वहाँ मिला नहीं, और बचपना था बिल्कुल, उसको परस्यू करने का तरीका भी तो शायद नहीं मालूम था, लेकिन सवाल तो सवाल ही रह गया। उसी तरह बढ़ते चले जा रहे थे। शायद मैं 3rd 4th क्लास में थी। फ़कीर घर के सामने मांगने आते थे तो उनके झोली में भी बहुत ऊपर से कोई चीज़ डालना होता था। वो झोली और हाथ के नीचे बहुत बड़ा फासला, करीब भी जाके नहीं डाला तो ये भी तकलीफ़ होती, क्योंकि बूढ़ा आदमी आता था और उनके साथ इस तरह का मैं सलूक करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद दिल के अंदर एक कैफियत थी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल ही था। उस तरह बढ़ते चले गई। फिर हम लोग हैदराबाद आ गए। 8th क्लास के शायद आसपास में थी। मेरी ज़िंदगी का वो एक मोड़ ऐसा आया था कि बचपन से मैं स्कूल लेवल से मैं मैं राइटर हूँ, अभी भी हूँ। एक्टिविस्ट बन के टाइम नहीं मिल रहा, वरना तो मेरे अंदर अभी भी राइटर मौजूद है। तो उस वक़्त लिखा करती थी। एक दिन शाम बैठ के मैं लिख रही थी। लिखने के लिए जो एक पत्थर ऊंचा आंगन में था, वहाँ जाके बैठी। दिल अंदर से उदास था, पता नहीं क्यों उदास था। आसमान तरफ मेरी नज़र दौड़ा तो आसमान पूरा क्लाउड से ऐसा जमा नज़र आया। तो एकदम याद आया जो हमको सिखाते थे, जो इंसान मर जाता है जाके आसमान में जम जाता है। तो मैं उस आसमान तरफ देखते देखते मेरी एक सहेली याद आ गई, सरस्वती नाम की। वो बचपन में मर गई थी, तो मैं उसको बहुत चाहती थी, उसको मिस करती थी शायद। तो मैं उस आसमान के उस क्लाउड्स में मैं सरस्वती को तलाश करने लगी। सरस्वती कहाँ है इस पे। सरस्वती को ढूंढते ढूंढते मुझे फिर ये ख्याल आया कि सरस्वती शायद किसी और घर में पैदा भी हो गई होंगी। तो मैं जैसा ये ख्याल आने के साथ ही
मेरे जहन में आया कि सरस्वती किस घर में पैदा हो गई होंगी, एक दफ़ा देख लेके आना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, देखना चाहिए। देखने की शिद्दत बढ़ गई। फिर उसके बाद सरस्वती के तरफ से मेरा ख्याल हटा, फिर मैं अपनी तरफ आ गई, शायद मैं भी ऐसी एक दिन मर जाऊंगी, ऊपर आसमान में जम जाऊंगी, फिर मर जाऊंगी, फिर किसी घर में पैदा होंगी, फिर जम जाऊंगी, मर जाऊंगी, से पैदा होंगी। ये जो मरने जीने के जो सिलसिला का जो साइकिल मेरे जहन में इतना घुमा था, मैं पूरा पसीने से लुत्फ़ हो गई कि वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती, वो रात, वो दिन मैं शाम भूल नहीं सकती। तो वो 8th क्लास की उस उम्र में फ़िलासफ़िकल थॉट, वो भी एक सवाल, कि सवाल ये था कि जीना और मरने से ऊपर कहीं और चले जाऊं, इससे हट कर, इससे भाग के कहाँ जाऊं, भाग के कहाँ जाना है। फिर एक सवाल आया, नया सवाल, सवाल पे सवाल ही चल रहा था। तालीम स्कूल का ख़त्म हुआ, फिर हमारा कॉलेज भी शुरू हुआ, फिर पॉलिटेक्निक, फार्मेसी भी हो गई, हैदराबाद में तालीम मुकम्मल हो गई। इस दौरान में सवाल का जवाब तो मैं तलाश में नहीं थी, लेकिन सवाल का जवाब अल्लाह ताला शायद 1978 में इस्लाम के नाम से, इस्लाम के रूप में मेरा करीब में लेके आया। मेरे शादी के वक्त मेरे हस्बैंड मोहम्मद निसार अहमद साथ शादी हुई, तो मुझे इस्लाम को मुताला करने का मौका हुआ, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में वो सारे सवालात का जवाब मिले। इस तरह जो है सवाल का जवाब जब मिल गया तो मुझे जीने का मकसद हासिल हुआ, जीने की वजह समझ में आया। समझ में आने के बाद फिर मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करती थी, यहाँ पे भी जॉब करती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बच्चों को नेगलेक्ट करके जॉब करना नहीं है। तो फिर मैं हाउसवाइफ के हैसियत से अपने बच्चों को देखते हुए मुताला शुरू करी, इस्लाम की लिटरेचर्स, कुरान हदीस के मुताला इतना वसी कि मैं इतने जुनून हो गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास अब मौजूद है, कि तकरीबन 6 to 8 ईयर्स मेरे मुताले में गुज़रा। अभी भी मुताला करती हूँ कि मैं अभी भी इस्लामिक स्टूडेंट हूँ, कि आलिमा फाजिला तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो नॉलेज है मेरे पास कि इस्लाम के तौर तरीके क्या है, क्या हराम है, क्या हलाल है, किस दायरे तक हमको चलना है, सब मैं जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी जब मैं वापस सऊदीया से इंडिया आई, कि जब मैं इल्म हासिल करने के बाद जब भी मैं कोई चीज़ समझती थी तो इंडिया के बारे में फ़िक्र करती थी, फिर इंडिया में कैसा, क्योंकि शादी को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर जो इस्लाम हमने यहाँ समझा था वो इस्लाम है नहीं एक्चुअली। इस्लाम कुछ और है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली कुछ और है। तो मुझे बहुत अफसोस भी और तकलीफ़ भी होती थी, फिर हमारा अपने लोगों को कैसा ये समझाएं। तो इसी सफ़र में मैंने जमात इस्लामी हिंद ज्वाइन किया, और जमात इस्लामी हिंद के ज़रिए जो है इज्तिमात और अपना ज़ाती तरबियत और दूसरों की तरबियत, इस तरह के काम में मैं लगी रही। तकरीबन 15-20 साल तक इसी फील्ड में मैं काम करते रही, क्योंकि एक दाई एक अच्छा सोशल वर्कर भी होता है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, कि इस्लाम में सोशल वर्क की बहुत अहमियत है, अमानतदारी का बड़ा अहमियत है, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखने की बहुत अहमियत है। मैं इन तमाम खूबियों के साथ ही मैं अपनी तरबियत हासिल की, और मैं तरबियत हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा दर्स कुरान, दर्स हदीस वगैरह देने के लिए बहुत से लोग हमारे माशरे के अंदर उभर के आए हैं, तो मुझे सोशली मूव होना चाहिए। अपने कौम के लोगों के समाजी हालात को सुधारने की ज़रूरत है, सियासी हालात को भी सुधारने की ज़रूरत है, कि आज के हमारे मुल्क के अंदर के जो हालात है उसके अंदर अपने एक मुकाम पैदा करने की ज़रूरत है, हम सबको लेकर चलने की ज़रूरत है। ये समझ में आने के बाद हमने सोशली मूव होना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि दीन को छोड़ दिया, दीन का एक हिस्सा सोशल समाजी ज़िंदगी भी है। जब मैं अमूमत सोसाइटी रन करना शुरू करी, उससे पहले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल कन्वीनर रही मैं, वुमेंस डिपार्टमेंट के। तो उस वक़्त मुस्तफ़ा यहाँ के एक लड़का जो है मिलिट्री कैंपस में ज़िंदा जला दिया गया था। उस वक़्त का जो इंसिडेंट जो हुआ था, उसको तय तक पहुँचने का, उनकी इंसाफ दिलाने का जद्दोजहद थी, कि हम बहुत फ़िक्र के साथ रात दिन उसके अंदर लगे रहे, लेकिन हम तय तक नहीं पहुंच पाए। तब समझ में आया पॉलिटिकल
प्रेशर्स क्या होते हैं, समाज में सामाजिक कारकुन के बेबसी क्या होती है, और इस तरह के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले अगर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनकी आवाज़ें सिर्फ चिल्लाने चीखने तक रह जाती हैं। ये सब कुछ बहुत सी बातें समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने मोहम्मद सोसाइटी की जिम्मेदारी संभाला कि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। ये तमाम चीज़ें जिन्हें होते होते हमको एक सोशल एक्टिविस्ट बना दिया गया कि मुझे लोग महसूस करने पहचानने लगे कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और हूँ, वाकई हूँ। और सोशली मूव होने के ढंग हमने सीखा और अपने लोगों को लेके चलने की तरफ हम आगे बढ़े। तो ये हमारे छोटा सा सफ़र का एक कड़ी है। अब रही बात में आवाज़ उठाने, एक दो चीज़ें होती हैं, सोशल एक्टिविस्ट अलग होते हैं, सोशल वर्कर अलग होते हैं। कि बाज़ लोगों में सोशल वर्क करने का जुनून होता है और वो सोशल वर्कर रहते हैं। बाज़ लोग होते हैं सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो सोशल एक्टिविज़म में इंटरेस्ट रहते हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं। कि अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर दो भी चीज़ें हैं, सोशल वर्क भी है और सोशल एक्टिविज़म भी मेरे पास है। तो दोनों काम मैं करती हूँ। कि मोहम्मद सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से मुस्लिम ख़वातीन स्पेशली फोकसिंगली, और जो भी ख़वातीन हमारे पास अपने मसाइल लेके आते हैं उनके मसाइल का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, चाहे एजुकेशनली हो या मॉरली, लीगली, इकोनॉमिकली, उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो उसी तरह जो है ना, जब हम सोशल वर्क करने के साथ साथ हम सोशल एक्टिविस्ट भी अभी हैं, बताएं अभी, ताकि किसी खातून के साथ हो या किसी लड़की के साथ या स्पेशली कोई इंसान के साथ कोई नाइंसाफ़ी अगर हो गया तो मेरा ज़मीर मुझे आवाज़ करता है कि तुम उठो और जाओ, आवाज़ इंसाफ के लिए उठाओ। क्योंकि ये भी इस्लामी तालीम है, अगर तुम्हारे सामने कोई किसी के साथ जुल्म हो रहा हो या गलत काम हो रहा हो, ताकतवर ईमान का अलामत है, तुम हाथ से रोको। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ईमान की पुख्तगी नहीं है, इतना ताकत नहीं है, तो कम से कम ज़बान से बोलो यार ये ऐसा जो हो रहा मत करो। इतना भी ईमान की कैपेसिटी नहीं है, इतना भी ईमान ताकत नहीं है, तो कम से कम दिल में उसको बुरा मानो। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि पहले हाथ से रोकने का, लेकिन हाथ से रोकने की कैपेसिटी नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि पॉलिटिकली हम एम्पावर नहीं है। लेकिन कम से कम हम ज़बान से बोल सकते हैं, ज़बान ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बान बोलने के नतीजे में हमने कई चीज़ें, कई मसले के शिकार हुए हैं। आप सब जानते हैं, पूरा ओपन है कि वरवर राज साहब हमारे जो साथी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, उनको अर्बन नक्सल्स के नाम से एक प्रोफेसर साहब, वो इतना इंटेलेक्चुअल रहने के बाद भी उनको जेल के अंदर भिजा दिया गया था। उनको जब गिरफ्तारी में हम आवाज़ उठाने के लिए गए थे तो हमको भी गिरफ़्तार किए थे। हमको भी जो है ना पूरा दिन भर पुलिस स्टेशन में रखते, बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में उस वक़्त मैं मौजूद थी। मेरे साथ मरहूम नसीरुद्दीन साहब भी मौजूद थे। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये हमारा इस्लामी तालीम है। हमने इसको अमलन करने की कोशिश की। उसके बाद आप देखते हैं कि जैसा जैसा इस तरह के काम होते हैं तो लोग उस तरह के मसाइल के साथ हमारे पास आते हैं। तो दिन रात मसाइल के हल करने में हमारे कैपेसिटी में जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। चाहे किसी को पुलिस स्टेशन जाना हो, किसी से बात करना हो, किसी को एडवोकेट चाहिए होता हो, या किसी के एजुकेशन के फ़ीस बनना हो, तो जो हमारे कैपेसिटी में हम करते आ रहे थे। उसके बाद अब हाल ही में आप देखे होंगे कि NRC-CAA का जो मसला आया था, NRC-CAA का एक्टिविज़म आया था कि उस वक़्त जब मैदान दिल्ली के रोड पे जो हमारे ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन CAA के प्रोटेस्ट करते हुए बैठी हुई थी, उससे पहले JNU और जामिया में लड़कियों के सर फोड़ दिया गया था। CAB था उस वक़्त, CAA नहीं आया था। उस वक़्त हम लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे। मैं निर्मल जाकर आई थी उस वक़्त, शायद 8:30 बजे मैं निर्मल से वापस आई थी कि रात के 9, 9:30 बजे के आसपास में मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि JNU या जामिया में लड़कियों के और स्टूडेंट्स के सर फोड़ दिया गया, खून बह रहा था। वो हमने तस्वीरें देखने के बाद फिर मेरे पास कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि ऐसा हुआ, क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे फिर चलो अभी प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। बच्चों के सर फुट गए हैं, सर खुल गया, खून बह रहा, हम कैसे सो सकते हैं? तो फ़ौरन उसी वक्त हम लोग अम्बेडकर स्टैचू के पास हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने की कोशिश की कि वहाँ पर हमने पुलिस वालों से यही बताया कि हम नहीं जाएंगे वापस घर, इसलिए कि वो हमारे बच्चे वहाँ पे सर खुले वहाँ पड़े हैं, तो हम कैसे सो सकते हैं? क्योंकि मैं उनकी माँ की उम्र की हूँ, तो मैं कैसे सो सकती हूँ इस तरह के। तो वो CAA भी जाके CAA हुआ, शाहीन बाग बना।
फिर मुख्तलिफ शाहीन बाग में मेरा जाना हुआ था, मैं वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, मेरा आवाज़ उठाने के लिए गई थी। पूरा इंडिया में एक लखनऊ और राजस्थान के अलावा सारे शाहीन बाग का दौरा मैंने किया और वहाँ पे मैं अपने सपोर्ट मैंने उनको दर्ज कराया। और जब हैदराबाद में शाहीन बाग बनाने के लिए कोशिश की, बावजूद TRS गवर्नमेंट रहने के, यहाँ पे हम इसमें नाकाम हुए। कोशिश ज़रूर करे हैं लेकिन नाकाम हुए। लेकिन हम मुख्तलिफ फ्लैश प्रोटेस्ट के ज़रिए हम 4-5 बार डिटेन हो गए कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में हमको बिठा दिया गया कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से पुलिस वाले खुद गैर कानूनी तौर पर हमको रात भर बिठाए रखे CCS में। मेरे साथ और भी 12-15 लड़कियां थी जिसके अंदर 2 माइनर लड़कियां भी मौजूद थी। ये खुद कानून के ख़िलाफ़ है और कानून के रखवाले खुद हमको अंदर रखे थे कि ये इससे ज़्यादा और हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या कसूर था कि हम बैठ के अपने एक कोने में, रोड के किसी कोने में बैठ के हम आवाज़ लगा रहे थे ये बिल नहीं आना चाहिए, ये एक्ट नहीं आना चाहिए, इनएक्ट होना चाहिए, इसको लागू नहीं करना चाहिए। तो हमारा राइट था। अगर हमको बैठने देते किसी जगह पे, शाहीन बाग जैसा एक टेंट डाल के वहीं बैठे रहते, वहीं बात करते रहते, आप मना कर दिए तो फिर हम क्या करते? हम इससे आगे हट के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ऊपर इतना ज़ोर लगा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पुलिस हमसे पहले ही मौजूद होती, 2-4 गाड़ी के पुलिस, फिर वहाँ उनके वैन वगैरह के डराने के। हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है, मैं तो कम से कम बिल्कुल नहीं डरूँगी। क्योंकि देखिए कि मुझे जब समझ आ गया था ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, तो मौत से डर उसी वक्त निकल गया था। तो सर पे कफन बन के बाहर निकले घर से हम अच्छा काम करने के लिए। हमें पता है कि जब सच बोलेंगे, हक बोलेंगे, ज़माने से, आज ने सदियों से हक बोलने वालों के हक दबा दिया जाता। हक अगर दबने वाले नहीं हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाता। कोई अफसोस नहीं, हमारे पहले भी चले गए थे, हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम हक बोल के रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिसके नतीजे में 4-5 FIR भी हो गए, 4-5 पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। इत्तेफाक से कोविड आने की वजह से वो शाहीन बाग उठा दिया गया दिल्ली से। तो हम लोग भी बैक स्टेप लिए, क्योंकि अमित शाह साहब अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो हम भी बैठे हैं अपनी जगह। फ़ौरन ही हमको देखिए खामोश बैठना नहीं था। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम खामोश बैठे। कोविड आया, कोविड लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ? यही वो लोग जो हर जगह प्रोटेस्ट में फिर रहे थे, फ्लैश प्रोटेस्ट के नाम से, यही लोग जो है ना पूरे हैदराबाद घूम फिर के, यही लड़के, यही नौजवान बच्चे कि हर जगह फिर के इनको राशन देना, उनको पानी देना, उनको दूध देना, उनको वो फलाना देना, ये सब लोग कर रहे थे। और ये बात तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब भी बताए थे कि अरे NRC CAA में रहने वाले सारे के सारे अब रोड पर नज़र आ रहे, पूरे ये वॉलंटियर्स नज़र आ रहे। बाकी वॉलंटियर्स वही तो लोग थे, वॉलंटियर्स सब वही लोग थे, क्योंकि हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। ना हम दंगा फसाद करने वाले, ना हम रॉडीज़ हैं, ना रॉडीज़ हमको हम पसंद करते हैं। हम तो एक अच्छे काम के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हमारे ऊपर आप लोगों के, यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऐसा हाल था, लेकिन हम तो एक अच्छे काम करने वाले। अब माइग्रेंट्स कितने लोग आए थे, कितने लोग परेशान थे, अपने गांव छोड़ के आए, अपने घर छोड़ के आए, कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनको वापस से जाने का इंतज़ाम करना, ये सब काम मसरूफ़ थे। दिन रात हम उसी को ओढ़ना बिछोड़ना बना लिए। सभी लोग यहाँ हैदराबाद में रहने वाले सब जानते हैं, इवन बाहर रहने वाले भी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज इतना आम हो गया कि किसी कोने, दुनिया किसी कोने में कोई अच्छा काम करो वो भी नुमाया हो जाएगा, कोई बुरा काम करो वो भी नुमाया हो जाएगा। तो मेरा सर्विसेज जो लॉकडाउन के दौरान में, चाहे खाना बना के खिलाने में हो, या राशन बांटने में मामला हो, या कपड़े देने वाले मामला हो, लोगों को या बसेस में भर के भेजने के मामला हो, ये सारे काम हमने बहुत दिल से किया कि अल्लाह के लिए क्या, इसके पीछे हमारा और कोई मकसद नहीं था। कोविड फर्स्ट ख़त्म होते सेकंड फिर आ गया, सेकंड आते फिर उसमें मेडिसिन का, के दवाइयों का, हॉस्पिटल में बेड्स का, ऑक्सीजन्स का, के रेमडेसिविर इंजेक्शन का, के प्लाज्मा का, इतने रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर हम वो भी हल करने के अपने के पैसे से किए। ऐसा नहीं कि हम पूरा काम हम किए, ऐसा नहीं, उसमें हमारा भी योगदान था, हमारा भी पार्ट था, हम अपना रोल अदा किए। तो इस तरह जो है हम करते आ रहे हैं, अभी करते रहेंगे। अब फिर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो हम एक ऑनलाइन इस्तेसाल का शिकार बुल्ली बाई के नाम से मेरा फ़ोटो निकाल कर, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगा कर मुझे बोली लगाए हैं आज।
मुझे बेचने का इंतज़ाम कर रहे हैं या कुछ कुछ गलत जहन के रखने वाले ये जो इस्लाम के मुखालिफिन, मुस्लिम के मुखालिफिन लोग, हम डरते थोड़ी हैं, ना हम शर्माते। हम क्यों क्या गलत काम करें तो हम शर्माना, हम क्या गुनाह करें हम शर्माना, हम क्या ऐसा गैर कानूनी करें तो हम डरना है। हम डरेंगे नहीं ना, शर्माएंगे हम तो और डबल होकर हमारे आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारे जैसे और 10 पैदा हो जाएंगे। जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना डबल पैदा हो जाएंगे। ये इस्लाम की खूबी है। हालांकि हेट स्पीच करके इंडिया के माहौल ख़राब करने के लिए कोशिश की, लेकिन हमारे नौजवानों ने इस तैश में नहीं आए, बस अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा था। लेकिन आज बुल्ली बाई के नाम से, सुली डील के नाम से भी हम मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश करें, उसके बावजूद तैश में नहीं आए हमारे नौजवान बच्चे। कि हमको मालूम है कि हमको तैश में नहीं आना है, क्योंकि हमें उकसाया जा रहा है कि हमसे क्राइम किया करने का मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम के तालीम के अंदर अमन है, इस्लाम के तालीम के अंदर सब्र है, इस्लाम की तालीम के अंदर इस्तकामत है, इस्लाम की तालीम के अंदर शहादत है। ये तमाम तालीमत के साथ हम बाहर आए हैं। छोटे मोटे गलतियाँ हो सकते हैं, हो जाते हैं हमारे माशरे में, मुझसे भी होते हैं, सबसे होते हैं, लेकिन ऑन द होल मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हम और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमारा जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट मेरी ज़िंदगी तमाम रहेगी, चाहे उसके लिए गोली खाना पड़े या तीर का सामना करना पड़े। शुक्रिया।